हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे हिसाब से आप अच्छे होंगे। आज हम एक तरह से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। तो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी में बात करने से पहले मैं बताता हूँ कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। एक तो क्या कि दो प्रकार की टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे मैंने बात करी थी एक जो था ना, तरीके जब मैं हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी बात करी थी, तो एक तो वो जो एकदम शुरुआत से चली आ रही है नॉर्मल लेवल पे, एक जो स्पेसिफिक होती है कि तरीके जो प्रेगनेंसी के कारण हो रही है। तो इसी प्रकार आप टर्मिनोलॉजी में दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी क्या, एक जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस और एक होती है हमारे एक ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस। ये इस प्रकार हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं डायबिटीज प्रेगनेंसी को। ये तो होती है हमारे ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस। एक दूसरी आती है हमारी कौन सी, जेस्टेशनल जेस्टेशनल ये एक तरीके से इस प्रकार होती है। ओवर डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बातचीत करें तो ये क्या ज़्यादातर कब देखने को मिलेगी? एक तो क्या है कि ये प्री कंसेप्चुअल देखने को मिलता थी, कंसीव करने से पहले हो सकता है उसको डायबिटीज रही हो। ये प्री कंसीव वाले होते हैं तरीके से। प्री कंसीव मिल सकती है तेरी जेस्टेशन पीरियड से पहले मिल सकती है ये, या फिर क्या मिल सकती है, ज़्यादातर आपको मिलेगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। प्री कंसीव तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी क्रिएट हो रही है, तो उसे हम कंसीडर करेंगे ओवर्ट डायबिटिक मेलाइटस में। रिस्क फैक्टर इसमें दोनों के संग जो बराबर का ही है, इसमें आपको एक मान के ट्रीट नहीं करना है, मतलब इस तरीके से बराबर सही है। और इस तरीके ओवर्ट्स पर ज़्यादा है, उसमें तो बात कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में ज़्यादा रिस्क था, इसमें ऐसा प्रेगनेंसी इंड्यूस वाले में ज़्यादा था, इधर क्रोनिक हाइपरटेंशन के मुकाबले इसमें ऐसा नहीं है। ओवर्ट में उल्टी ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, ये चीज़ याद रखना। ये तो ज़्यादातर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगी, मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेकर या थर्ड ट्राइमेस्टर में बात करें, थर्ड या सेकेंड ट्राइमेस्टर दोनों में देखने को मिलती है। यूजुअली 24 वीक से लेकर 8 वीक्स के बीच में मिलती है, यानी कि तरीके से थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा देखने को मिलती है ये सेकेंड ट्राइमेस्टर की तुलना में। ये ड्यूरेशन याद रखना, जिसमें हम बात करते 20 वीक्स की बात करी थी हमने, इसमें हम 24 वीक्स की बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए तरीके से नॉर्मल और जो वैसे में डिफरेंस करने का। ये इसमें जो मैंने बात करी थी क्या कि उसमें भी बात करी, तब भी इसमें भी बात करी थी क्या, फिर दोबारा बात कर लेता हूँ। तो ये क्या है, आपको लेवल नॉर्मलाइज हुआ था डिलीवरी के बाद। देखिए इसमें एक तरीके से डिलीवरी के बाद ये नॉर्मलाइज नहीं होती, तो ये क्या होता है याद रखना, नॉर्मलाइज आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद नॉर्मलाइज हो जाती है, वो होती है हमारे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये तो हम बात करते हैं इस तरीके से सबसे पहले चीज़ों की कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं इस तरीके से डायबिटीज़ के लिए। पहले यह बता दूँ, डायबिटीज़ जो है एक तरीके से वो किस प्रकार की स्टेट है हमारी, एक तरीके से एक प्रेगनेंसी वो एक तरीके डायबिटोजेनिक स्टेज है। ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, प्रेगनेंसी इज अ डायबिटोजेनिक स्टेट। क्यों? क्योंकि ये जो होता है हमारा ह्यूमन प्रोलैक्टिन जो होता है, ये एक तरीके से HPL क्रिएट जो होता है रेजिस्टेंस क्रिएट करता है अगेंस्ट किसके खिलाफ, ये पता होना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस किसके खिलाफ क्रिएट करता है, इंसुलिन के खिलाफ। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। क्या काम होता है रेजिस्टेंस क्रिएट करने का? फॉर मैक्सिमम सप्लाई ऑफ ग्लूकोज फॉर फीटल ग्रोथ।
तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है, इसका HPL का जो परसेंटेज किया जाता है, उसका मेन उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदर का ग्लूकोज है वो बेबी को मिले, ताकि इतनी फीटस की ग्रोथ हो सके। ये जिसके कारण क्या चाहिए, और जो अब मदर को तो एनर्जी चाहिए, जिसके कारण लाइपोलाइसिस हुई, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस हुई, या ग्लाइकोजन स्टोरेज टूटना हुआ हमारे, वो एक तरीके से बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। इसी कारण आप टेक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं, तो काफ़ी मैं पर्सनली तो काफ़ी पसंद आई टर्मिनोलॉजी के नाम पे। प्रॉपर चीज़ को एक्सप्लेन करती है क्या, डायबिटीज इज अ फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। एक तो स्टेटस किया है, अब दूसरा स्टेटस जिसको ये स्वीकार नहीं करते कि वो सामान कहाँ है, उस सामान को हमने रिकॉर्ड कर लिया है। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया एंड क्या कहते हैं, पोस्ट पेरेंडियल। नहीं तो इनका नहीं तो ये जवाब तो इनको ही देना है ना इस रिपोर्ट में, वो तो पैरा ड्रॉप हो जाएगा। तो पैरा संख्या बढ़ाने में सामान इतना कम पाया गया, इसकी रिकवरी लगेगी, और पैरा संख्या इतने में ही अधिक सामान पाया गया। हाइपरग्लाइसीमिया पैरा बढ़ाने में जो कम सामान पाया गया है, वो पैरा संख्या इतने में अधिक पाए गए सामान में शामिल है। जो तब समय ये पता होना चाहिए क्या, ये टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है कि यदि फास्ट करेगी तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो ग्लूकोज है वो शरीर में इकट्ठा ही हो गया है, एक तरीके से ग्लूकोज शरीर में इकट्ठा नहीं हो रहा है, वो ग्लूकोज जा रहा है फीटस पे। और फीटस पे जरा धीरे धीरे करके जाएगा, उसने अचानक खाना खा लिया एक तरीके से हाई मात्रा में, तो क्या होगा, एक तरीके से अब इंसुलिन की तो रेजिस्टेंस हो रखी है, तो उससे उसको उस समय एक तरीके से हाइपरग्लाइसीमिया महसूस होगा। तो ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, ये प्रेगनेंसी इधर डायग्नोजेनिक स्टेट है, उसके अंदर की टर्मिनोलॉजी है। ये चीज़। तो अब हम बात करते हैं तरीके से जेस्टेशनल डायबिटीज है उसका पैथोलॉजी क्या रहती है। ये जो मेन पैथोलॉजी रही जाती है कि यदि जब भी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो वो क्या, जो बीटा सेल्स होती हैं वो कंपनसेट नहीं कर पाती है तरीके से। जो मेन पैथोलॉजी इसके पीछे कही जाती है ज़्यादातर, वो कही जाती है तरीके से क्या, बीटा सेल्स फेल्स टू कंपनसेट। ये मेन पैथोलॉजी कही जाती है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के पीछे की। हाँ, यानी कि इधर ग्लूकोज लेवल तो ज़्यादा हो गया, लेकिन जो बीटा सेल है वो एक तरीके से उतना इंसुलिन नहीं बना पा रही, इसलिए ट्रीटमेंट के नाम पे याद रखें हमेशा एक तरीके से हम इंसुलिन ही देते हैं हकीकत में। कभी कभार वाला या फिर इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वाली केस होता है जिसमें हम एक तरीके से क्या है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग यूज कर सकते हैं। बाकी हकीकत में हमेशा इतनी प्रेगनेंसी में याद रखना, कोई भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग यूज नहीं होगी, हमारा जो यूज होगा मेन होगा वो होगा हमारा क्या, इंसुलिन। ठीक है, तो अब इन चीज़ों पे आते हैं। तो अब रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, मेन तो हमारा पैटर्न यही चलता है सबसे। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, फिर पैथोफिजियोलॉजी वगैरह पे जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे। पैथोफिजियोलॉजी में ज़्यादा कुछ खास है नहीं उसमें, मेन जो है इसका इन्वेस्टिगेशन और जो कॉम्प्लिकेशन बनेंगे उसका रोल है एक तरीके से। मेन तो रिस्क फैक्टर कहते हैं, रिस्क फैक्टर कैसा रहता है, ओबेसिटी, जो नॉर्मल आप सोच सकते हैं वो सारी रहेगी, ओबेसिटी है। उसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी, ये और क्या रहेगा हमारा एक तरीके एथनिसिटी रहती है ना, एशियंस में होता है, भारत एक डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है ना, तो इस तरीके से इंडिया में एक तरीके बहुत ज़्यादा समान है, इंडियंस को ये बीमारी मिलेगी एथनिसिटी। और फिर अपन ऑफिस में नहीं बैठेंगे, ऑफिस में क्या थोड़ा ठीक रहता, अपन कहीं नहीं बैठेंगे, इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, हाँ उसकी वजह क्या है, देखो मैं बताऊं, ऑफिस में फिर क्या ठीक नहीं लगता। हाँ हाँ, जब तो कह रहा हूँ, तो इसलिए मतलब नहीं है, हमारा काम खत्म हो गया, बात खत्म, और किसी को कोई बात करनी है तो आपसे बात कर लेगा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आपको याद होगा, एक तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा रहता है, तो पीसीओएस की हिस्ट्री भी है, तो एक तरीके से आप सस्पेक्ट जरूर करेंगे कि कहीं जेस्टेशनल हाइपेटिस मेलाइटस तो नहीं है उसको। ये ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री, इस तरीके काफ़ी सारी चीज़ें प्रीवियस हिस्ट्री। इसमें कुछ खास ऐसे पॉइंट जानने का है नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें आपको पता रहती हैं, कोई भी लिख के आ सकता है।
बेस जो अगर क्वेश्चन पूछेगा वो स्टार्टिंग पूछेगा इस तरीके से। पहली बात तो स्क्रीनिंग पर तो स्लो हाईलाइट कर लीजिए, स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज मेलाइटस या जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये बात आ गई। स्क्रीनिंग किस प्रकार करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की, तो ये उसके लिए एक तरीके से हम यूज करते हैं वन स्टेप टेस्ट। वन स्टेप टेस्ट यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं इस तरीके से, ये इर्रेस्पेक्टिव होता है जो नॉर्मल हमने डायबिटीज के लिए टेस्ट होता है, तो मैंने एक टाइम पे बायोकेमिस्ट्री में बताया था शायद, वही है सारे के सारे। वन स्टेप टेस्ट का क्या था इस तरीके से, हम इर्रेस्पेक्टिव होता है इस तरीके से फास्टिंग के। दूसरा टेस्ट में बताऊँ जो रिस्पेक्टिव होता है वो इसमें फास्टिंग देखी जाती है, इसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फास्टिंग ये होता है। और इरिस्पेक्टिव फास्टिंग क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, हम 75 ग्राम जो होता है, ये वैल्यू याद रखना, 75 ग्राम ऑफ क्या होता है इस तरीके से ओरल ग्लूकोज कितने में देते हैं तरीके से, इन 300 ml वाटर। वाटर की भी क्वांटिटी पता होनी चाहिए। 300 ml वाटर में देखे जाते हैं, और सिर्फ कितने टेकन इन 5 से 10 मिनट के अंदर ही लेना होता है। ये नहीं कि पूरे दिन में पी रही है, 5 से 10 मिनट के अंदर ही लेना होता है ये। पर ब्लड सैंपल की जांच की जाती है, ब्लड सैंपल आफ्टर कितने 2 आवर्स के बाद उसकी जांच करी जाती है ये। और अभी आफ्टर 2 आवर्स के बाद उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए उसके खिलाफ, ये जो है इस तरीके से वो 140 जो लिमिट रहती है इसके लिए, उससे ज़्यादा आनी चाहिए। कितने, इसकी जैसे नॉर्मल लिमिट है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसमें हम क्या नॉर्मल कंडीशन में तो ग्लूकोज इंटॉलरेंस घोषित करते हैं, आपको याद हो तो 140 पे ग्लूकोज इंटॉलरेंस घोषित कर देते हैं। लेकिन यदि वो वुमेन प्रेग्नेंट है तो उससे हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में घोषित कर देंगे। इसमें डायग्नोसिस और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। कुछ पीएसएन के पॉइंटर भी पता होना चाहिए आपको कि इसकी स्क्रीनिंग कब करते हैं। इसकी स्क्रीनिंग करते हैं हम इस तरीके से, फर्स्ट एंटीनेटल जो होता है पीरियड में ही कर देते हैं इस तरीके से। जो इतनी एंटीनेटल विजिट होती है ना, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में ही कर देते हैं इसकी टेस्टिंग। फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में कर दिया जाता है, कितने पे, 12 से 16 वीक के बीच में होती है तो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट तब करते हैं। उसके बाद रिपीट स्कैन करते हैं हम इसका कब, इस तरीके से 24 वीक्स के बाद करना पड़ेगा फिर हमें। ये इस प्रकार हम कर सकते हैं तरीके से स्कैनिंग, रिपीट स्कैनिंग करनी पड़ेगी। रिपीट स्कैनिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट में यदि निकल ली तो वो जहाँ से आता तो ओवर डायबिटीज मेलाइटस ही होगी। यदि नहीं निकल ले तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस तो सेकंड वीक में निकलती है ना, सेकंड जो होता है हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर के बीच में निकलती है। मतलब ये सेकंड ट्राइमेस्टर चला गया, थर्ड ट्राइमेस्टर आए, थर्ड ट्राइमेस्टर पर निकलती है। ये तो इसलिए रिपीट स्कैनिंग तब करनी पड़ेगी। ये अब लिमिट याद रखें इस तरीके से कम एटलीस्ट 4 वीक्स का अंतर तो होना ही चाहिए दो टेस्टिंग में, 4 वीक्स गैप प्रेजेंट। ये 4 वीक्स का गैप तो होना ही चाहिए दो कर में। इसमें क्या है कि कोई भी हम इररेस्पेक्टिव ऑफ फास्टिंग है एक तरीके से, तो ये तो हमारा एक टेस्ट था इसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ फास्टिंग देते हैं। दूसरा टेस्ट मैंने एक टाइम पे आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, वो क्या था इंटरनेशनल एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या है कि तरीके से हम फास्टिंग चेक करते हैं। तो दूसरा टेस्ट आता है हमारा इंटरनेशनल एसोसिएशन वाला, उसमें क्या करते हैं इस तरीके से, उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख देना इस तरीके से, आइए
DPSG, इतनी लंबा नाम लिखूंगा ज़्यादा जम जाएगा। मैं बताया था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी और स्टडी ग्रुप, ठीक है। इसके द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम ओवरनाइट फास्टिंग कराते हैं उसकी, ओवरनाइट फास्टिंग डन, मतलब उसकी फास्टिंग कराई हमने ओवरनाइट। उसमें फास्टिंग कराने के बाद ये ध्यान रखना एक तरीके से, आप यदि वो 3 दिन पहले आ गए तो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि उसका क्या है कि आपको ओवरनाइट फास्टिंग करानी, ये नहीं कि उसको दिन में ही फास्टिंग कर रही है, या फिर मतलब ये कि 8 से 14 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए इस तरीके से। ये नहीं कि उससे बहुत ज़्यादा हो जाए, इधर पूरे दिन ही भूखी रही है, तो फिर तो बहुत ही कम आ जाएगा, हमारा टेस्ट गलत हो जाए, वो हम नहीं चाहते। ये चीज़ उसमें क्या है, फिर हमने क्या करा, फास्टिंग सैंपल इन टेकन, फास्टिंग का सैंपल टेकन, फास्टिंग सैंपल टेकन कर लिया। फिर क्या करा हमने इस तरीके से ओरल लोड ऑफ ग्लूकोज गिवन, कितना देते, यही वाला देते हैं ओरल लोड ग्लूकोज गिवन। उसमें कहते हैं 1 आवर पे चेक करते हैं और फिर सेकेंड आवर पे चेक करते हैं 2 आवर का। तो इसमें जो क्राइटेरिया रखा जाता है कि यदि हमारी 92 से ज़्यादा आ रही है, हकीकत में नॉर्मल जो डायबिटीज डायग्नोसिस करते हैं उनमें उससे कम है ये सारी चीज़ें। उसमें तो हमने बताया था ना 126 पे बताया था मैंने। ये तो इस प्रकार ये थोड़ी सी चीज़ें हैं तो ग्लूकोज इंटॉलरेंस पे आ जाती है हमारे। तो ये क्या है, 1 आवर पे क्या है 180 मिलीग्राम प्लस डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। ये हमने 200 के लिए बताया था, जैसा जैसे दूसरा हमने 200 के लिए बताया था। ये इसमें क्या होता है, हमारा 200 से होता है, तरीके से 153 से भी ज़्यादा आ जाए तो हम किस में डायग्नोसिस कर लेते हैं, हम एक तरीके से डायग्नोसिस कर लेते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये तो किससे क्राइटेरिया हमारे, इस तरीके से जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस से क्राइटेरिया है ये। ओवर डायबिटीज के लिए बता सको, नॉर्मल डायबिटीज होती है हमारी, ओवर डायबिटीज के लिए क्या था हमारा, ये तो जो फास्टिंग था वो कितना रहना चाहिए हमारा, फास्टिंग जो मेन क्राइटेरिया यूज करते हैं 126 से ज़्यादा रहना चाहिए। और यदि रैंडम हमारी आ रही है उसमें 1 आवर 2 आवर नहीं देते थे, खाना खाने के बाद रैंडम है, या तो पोस्ट पेरेंडिया 2 आवर वाली देते हैं ज़्यादातर, वो कितने से ज़्यादा होनी चाहिए, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ में तो आ रहा है, ये नॉर्मल हमारे डायबिटीज ही पड़ रहे हैं हकीकत में। हमें कुछ खाता भी तो प्रेगनेंसी तो पहुंचे नहीं, मेन कॉम्प्लिकेशन के टाइम पे रहती बात, और तो ट्रीटमेंट पे आती। वैसे तो शुरुआत में टेस्टिंग के नाम पे तो हम वही पढ़ रहे हैं हकीकत में। ये चीज़ है ना, तो ये ओवर डायबिटीज लेते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, HbA1c भी यूज करता है, उसमें क्राइटेरिया में नहीं है, इसमें जस्टिन डायबिटीज इसलिए यूज है। HbA1c कितना 6.5% से ज़्यादा होना चाहिए। ये मान के चले फाइंडिंग आपने ये करी सेकेंड वीक में, मतलब तो आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करी एक तरीके से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करने पे तो ओवर डायबिटीज डायग्नोसिस हो ही गया यदि ये फाइंडिंग आई। और यदि मान के चलो मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में करी तब आपके एक तरीके से ये फाइंडिंग आई। ये जी है, तो ये क्या कहेंगे हम, कस कहेंगे यदि ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट है तो क्या कहते हैं, लाइकली ओवर डायबिटीज कहा जाता है तरीके से ये। इसलिए इस सबको क्या कहेंगे तरीके से, इफ फाइंडिंग क्या टर्म देते हैं, लाइकली ओवर्ड डायबिटीज मेलाइटस। ये एक तरीके से ये हमारा बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो खत्म हो गया। अब हम आते हैं धीरे से मेन जो ऑर्गेनाइज में पूछता है आपसे हकीकत में, क्योंकि वो बाकी सारी चीजें तो आपको पता होती ही हैं हकीकत में। ये तो मतलब आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है कि तो बायोकेमिस्ट्री का रिवीजन हो गया आपका। अब हम आते हैं तरीके से और चीजों पे आगे बढ़ के। तो आता है हमारा टॉपिक है वो कॉम्प्लिकेशन ऑफ
किसका रहेगा इस तरीके से, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। इसमें यार जेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटिस के स्पेसिफिक नहीं बता रहा, और ओवर्ट के लिए मैं कुछ स्पेसिफिक बताऊंगा। जेस्टेशन के लिए स्पेसिफिक नहीं, वो जो ओवर्ट में जो जेस्टेशन मिल सकती है वो ओवर्ट में भी मिलेगी। ये सबसे पहले आते हैं हमारी तरीके से फीटल कॉम्प्लिकेशन। फीटल कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला जो आता है पॉइंट है वो आता है हमारे तरीके से कॉन्जेनाइटल एनोमली। इसको एक्सप्लेन करेंगे सही ढंग से। कॉन्जेनाइटल कॉन्जेनाइटल एनोमली से किस में याद रखना, ये मोर कॉमन विद या मोस्ट कॉमन विद किसके संग है, ओवर्ट के संग ज़्यादा कॉमन है। ये क्यों ज़्यादा कॉमन है ओवर्ट के संग, क्यों, क्योंकि एक तरीके से ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ग्लूकोज जो है एक तरीके से वो क्रॉस कर जाता है। एक तरीके फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है एक तरीके से उसमें फ्री रेडिकल क्रॉस कर जाते हैं एक तरीके से हकीकत में। तो वो हकीकत क्यों क्या कारण होता है, ये याद रहती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फ्री रेडिकल बन जाते हैं, वो क्रॉस कर जाते हैं और इस तरीके से वो कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज जो है कॉन्जेनाइटल एनोमली जो होते हैं वो क्रिएट कर देते हैं। कौन कौन सी कॉन्जेनाइटल एनोमली, तो मोस्ट कॉमन याद रखना, मोस्ट कॉमन सिस्टम कौन सा है हमारा, सीवीएस मोस्ट कॉमन है। उसमें कौन सा न्यूरो वाला कॉमन है। मोस्ट कॉमन क्या मिलेगी इस तरीके से डिफॉर्मिटी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये मोस्ट स्पेसिफिक क्या मिलेगी, मोस्ट स्पेसिफिक सीवीएस में बात करें तो क्या है हमारी, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ये और मोस्ट क्या है हमारा सैक्रल तो ये बात है कि हमारी मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी है, मोस्ट एक तरीके से मोस्ट स्पेसिफिक सीवीएस वाली को, मोस्ट स्पेसिफिक ओवरऑल कौन सी है हमारी, ये एक कॉन्जेनाइटल एनोमली पे आ गए हम। उसके बाद जाएंगे हम किस पे, एक तरीके से मैक्रोसोमिया पे। दूसरे तो ये मेन टॉपिक है, बड़े बड़े टॉपिक है। पहला जो टॉपिक आ गया हमारा कॉन्जेनाइटल एनोमली, दूसरा आता है हमारा मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होता है, बर्थ वेट जो होता है हमारा, मतलब हमारे का बेबी का बर्थ वेट वो मोर देन 4 किलोग्राम होता है। ये होता है, इसे कहते हैं मैक्रोसोमिया, वेट ऑफ बर्थ वेट जो होता है। अभी यार क्या तो लिखा जाता है, ये बर्थ वेट 4 किलो से ज़्यादा हो जाता है तो उसे कहते हैं टेप। तो ये बात आगे इसमें तो ये चीज़ होती है
ये डेवलप कैसे होता है, तो इसका क्या कारण कहा जाता है, वो करता जाता है हमारा मैटरनल लेवल पे। क्या है, मैटरनल लेवल पे क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया है। उससे क्या हुआ हमारा, क्या हुआ फीटस पे, क्या हुआ हमारा हाइपरग्लाइसीमिया हुआ। फीटल हाइपरग्लाइसीमिया होने के कारण क्या हुआ, ये फीटल बेड याद कर लीजिए, मेन तो क्या टर्मिनोलॉजी के नाम पे फीटल बेड लेते तो क्योंकि इस तरीके से अभी हम उसमें बात कर रहे हैं, अभी हमने बच्चा को पैदा नहीं करा है, उसके बाद कहते हैं फीटल वेट है वो 4 तरह से याद है। फीटल हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम फीटस। क्या होता है, फीटल इंसुलिन रिलीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ। फीटल इंसुलिन के ज़्यादा होने से क्या हुआ, जो है एक तरीके से वो फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हुआ, किस पे, एक तरीके से शोल्डर के आसपास जो है एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से फैट का डिपोजिशन हो गया। ये इस प्रकार हमारा सिस्टम चलता है, फैट डिपोजिशन होता है, जिसके कारण बर्थ वेट जो होती है तरीके से वो बढ़ जाता है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें फीटल इंसुलिन ही रहेगा, मैटरनल इंसुलिन जो है इस तरीके से वो कभी भी क्रॉस नहीं करता। मान के लिए क्रॉस करने लग गया तो इस तरीके से जो है लेने के देने तो पड़ी जाएंगे, क्योंकि फिर हकीकत में भले की तरीके से वो फिर जो काम कर रहा था, क्योंकि फिर यदि क्रॉस करने लग जाता तो फिर फीटस में ग्लूकोज का कंजप्शन तो यहाँ नहीं हो पाता ना, इस तरीके से ये बात है। ये चीज़ें सोच प्रकार आप चीज़ें मतलब इंसुलिन एक तरीके से ग्रोथ फैक्टर के रूप में भी तो काम करता है ना, इस तरीके से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये चीज़ें तो इस प्रकार होता है हमारा सिस्टम किसका, एक तरीके से फीटल कॉम्प्लिकेशंस का। मतलब कुछ और एक आध दो और बात कर लेते हैं, तरीके से मैक्रोसोमिया की बात कर ले। हाँ, थोड़ी बहुत और पॉइंट पे बात करेंगे, तरीके से चर्चा। मेन आप इसके डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे ये भी पूछ सकता है आपसे तरीके से। ये पूछ सकता है डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। यूएसजी के द्वारा उसमें क्या देखेंगे एक तरीके से, यूएसजी में एक तरीके से यूएसजी फाइंडिंग के लिए एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस इज मोर देन या इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, तो वो हमारा क्या डायग्नोसिस बन जाएगा इस तरीके से किसका, मैक्रोसोमिया का। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, यदि ये वेट 5 kg से ज़्यादा होता और यदि नॉन डायबिटिक पेशेंट होती तो वही कॉन्ट्राइंडिकेशन बनता सीजरियन सेक्शन के लिए, क्योंकि अब ये डायबिटिक है। तो यदि इसका वेट 4.5 kg से भी ज़्यादा हो गया तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू किसके लिए, वेजाइनल डिलीवरी यानी सी सेक्शन कराना ही पड़ेगा। ये बात आ गई। और क्या देखना था, फीटल कॉम्प्लिकेशन के नाम पे हमको इस तरीके से IUGR देखना मिल सकता है, ये एक्सप्लेन करने लायक नहीं कभी भी मिल सकता है ये। उसके अलावा क्या कहता है, अनएक्सप्लेन्ड स्टिल बर्थ, ये एक्सप्लेन लड़ने लायक ही नहीं तो उसको क्यों एक्सप्लेन करें हकीकत में। तो ये चीज़ें मतलब ये तरीके से एडीमा हो जाता है, मोस्ट कॉमन कारण जो कहा जाता है इस तरीके इसका कहा जाता है इस तरीके से, वो एडीमा होता है हमारा, एडीमा ऑफ कोरियोनिक विलाई। ये और क्या हो जाता था हमारा, डिलेड लंग मेच्योरिटी कहते हैं, डिलेड लंग मैच्यूरेशन।
ये तो डिलेड लंग मैच्योरिटी किसके कारण मिल रही है इस तरीके से, वो हमारा क्या है सर्फेक्टेंट सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है इंसुलिन लेवल बढ़ने के कारण, क्या इंक्रीज इंसुलिन क्या कर देता है हमारा सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ये बात आ गई हमारी। अब बच्चा फीटस में था तो फीटस के बाद एक तरीके से न्यूनेट भी तो बनेगा, तो न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। तो ये तरीके से काफ़ी हमारे कॉम्प्लिकेशन हो गए, फीटल कॉम्प्लिकेशन हो गया हमारा पहला, फिर हम बात करते हैं न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन की। ये तो यही ढंग से छपता हुआ नहीं है। न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन में क्या याद रखना, सीधे याद रखें क्या, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, सीधे नाम लिखता चले न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो क्या होता है हमको पोटेशियमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोकैल्शियमिया, तीनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक जो मोस्ट कॉमन भी पहले ज़्यादातर याद रहता है वो क्या है, पॉलीसाइथीमिया, मुझे पसंद नहीं, काफ़ी याद रहता है ये। उसकी संख्या क्या मिल रहा है, हाइपर बिलिरुबिनेमिया मिल रहा है। और क्या मिला है एक तरीके से, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये तो मेरे हिसाब से आप चीज़ें समझ गए होंगे। उसके अलावा रेस्पिरेटरी में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी HCM वो देखने को मिल सकती है। ये न्यूनेटल को मैं खाली नाम याद रखते हैं। फिर हम आते हैं इधर मैटरनल कॉम्प्लिकेशन पे। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में क्या याद रखना है, इस तरीके से मैटरनल में इस तरीके से प्री एक तो जो बोलता है हमको अबॉर्शन, एबॉर्शन किसके संग कॉमन है, मोर कॉमन विद किसके, ओवर्ट के लिए। ओवर्ट के लिए मैंने दो चीज़ बताई थी, तो ये मैंने बताया था अबॉर्शन बताया था, दूसरा मैंने बताया था क्या, कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी। ये मेरे टाइप की स्पीड है नहीं, जितना मैं लिखता हूँ वो दिखता नहीं है तुम्हारा। तो ये तो अबॉर्शन बताया, तो ये दो कॉम्प्लिकेशन बता दी। ओवर डायबिटीज मेलाइटिस के लिए कॉमन है ज़्यादा ये। उसके अलावा क्या बोलता है, पॉलीहाइड्रो एमनियोस, ये इसी कारण क्या होता है हमारे पॉलीहाइड्रोएमनियोस के कारण क्या होती है, प्री टर्म लेबर देखने को मिलती है, प्री टर्म लेबर। हाँ, और क्या देखने को मिला प्री टर्म लेबर के अलावा, हमारा एब्रप्टिव प्लासेंटा, पोस्टमार्टम हीमरेज। ये प्लासेंटा का साइज इंक्रीज होता है, जिसके बारे में पिछले चैप्टर में बताया था। डायबिटीज मेलाइटस एक रिस्क फैक्टर है किसके लिए, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के लिए। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशन के रूप में तो हो सकती है। फिर इस तरीके से क्या होता है हमारा असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, तो हमारा एसिम्प्टोमेटिक एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया, ये
ये तो इस प्रकार हमारी सारी चीज़ें हो गई। इस तरीके से मैटरनल कॉम्प्लिकेशन के काम पे भी, हाँ शोल्डर डिस्टोसिया इस तरीके से मैं कॉम्प्लिकेशन बताना भूल गया। इस तरीके से डायबिट माइक्रोस्कोमी के संग देखने को मिलती है। क्या मिल जाता है उसके संग आपको? शोल्डर एक तरीके से प्रोलॉन्ग लेबर ऑफ सकते हैं, प्रोलॉन्ग हाँ ये इस प्रकार हमारा क्या हुआ, तेरे सारे कॉम्प्लिकेशन वो इस तरीके से खत्म हो गए। ये मतलब सारे कॉम्प्लिकेशन जो बताने थे बता दिए। इसमें बात करें तो कुछ ना कुछ आपसे पूछ सकता है कि तेरे प्री एग्जिस्टेंट यदि डायबिटीज़ है तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा इस तरीके से। तो प्री एग्जिस्टेंट डायबिटीज़ के कारण क्या फ़र्क पड़ सकता है इस तरीके से, इंक्लूसिव रिक्वायरमेंट जो होती है वो बढ़ सकती है इस तरीके से, उसकी जो जितना नॉर्मल इंसुलिन है उससे ज़्यादा देंगे। उसके अलावा क्या है, रिस्क ऑफ डायबिटीज